हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में जो 2021 में सामाजिक विज्ञान का परीक्षा हुआ था तो इसके पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। और लास्ट में एक ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे जो आप परीक्षा के दिन लगा दीजिएगा तो आपको 100 में से 100 नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो इसे अधिकेंद्र कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि सुनामी संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किससे संबंधित है। तो सुनामी समुद्र से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि जो सुनामी आता है ये समुद्र में ही आता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं कि मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। ए ऑप्शन है आग लगना, बी ऑप्शन है बम विस्फोट, सी ऑप्शन है भूकंप, डी ऑप्शन है रासायनिक दुर्घटना। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। तो जो भूकंप है ये प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन खरीफ फसल है। तो जो धान होता है यानी जो चावल होता है ये खरीफ फसल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है और ये किससे संबंधित होता है। तो जो ऑपरेशन फ्लड होता है ये दूध यानी डेयरी से संबंधित होता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो डेयरी विकास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई। तो कोलकाता में किया गया जो असफल रहा, और कोलकाता में जब ये असफल रहा तो दोबारा मुंबई में खोला गया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। इसमें से आपको बताना है कि कौन पिछड़ा राज्य है। तो जो बिहार है ये पिछड़ा राज्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे देखिए जीविका उपार्जन ये क्या है, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये जो पेपर है ये 2021 का पेपर है, जो फाइनल परीक्षा हुआ था उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिससे पता चले कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम
प्रथम अनुमान किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। यहाँ पे आपको 13 नंबर बताना है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो भूमि विकास बैंक है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो ये भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि जो होता है वो कहाँ पे प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है। इसमें से आपको बताना है कि कौन संचार सेवाओं का अंग है। ए ऑप्शन है समाचार पत्र, बी ऑप्शन है टेलीफोन, सी ऑप्शन है टेलीविजन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये सभी क्या है, संचार सेवाओं का अंग है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। ए ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवाएं, बी ऑप्शन है आवास, सी ऑप्शन है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है, तो स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं, आवास भी है और शिक्षा और प्रशिक्षण भी है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एकदम वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप 2022 का फाइनल बोर्ड परीक्षा का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। इसमें से आपको बताना है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय का है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि से है। और कृषि किस में आता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसे आपको याद रखना है और ये हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो यहां पे आपको बताना है कि वो कौन सा संस्था है जो भारत में मुद्रा यानी पैसा जारी करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है, जिसका मुख्यालय कहां है, मुंबई में है। और इसे बैंकों का भी बैंक बोला जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। यहाँ पे आपको 22 नंबर प्रश्न बताना है कि बिहार राज्य है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो अपना बिहार राज्य है ये कैसा है, तो ये कृषि प्रधान राज्य है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे कृषि बहुत ही अधिक होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो कौन करता है, तो प्रति व्यक्ति आय करता है। अगर किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय बहुत ही अधिक होगा तो उसका जो रहन सहन होगा वो हाई क्वालिटी का होगा, यानी बहुत ही अच्छे से रहेगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा, अच्छा खाना खाएगा। और जिसका जो प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होगा तो वो उतना अच्छा कपड़ा भी नहीं पहन पाएगा और उतना अच्छा खा भी नहीं पाएगा। तो हमारे रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है, तो प्रति व्यक्ति आय करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने जिले हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार में 38 जिले हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर।
25 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क उत्तरदायी था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये 2021 में परीक्षा हुआ है सामाजिक विज्ञान का, उसका है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सही से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी पता आपको चल जाएगा। और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका 80 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर, और 27 नंबर भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो हम आपको बता चुके हैं कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो करो या मरो था, इसे आपको याद रखना है, डू एंड डाई। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। यह भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं, तो दास कैपिटल को कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहां किए थे, तो बिहार के चंपारण में किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जितना भी इस पेपर में प्रश्न है वो आप लोग इजिली सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि हम जो चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं उसमें सभी प्रश्नों को करवा दिए हैं। और बिल्कुल ऐसे प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। इसी जो पैटर्न है ये इसी पैटर्न के आधार पर पूछे जाएंगे। तो इस पेपर को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ, तो चीन में हुआ। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जो तिनकठिया प्रणाली थी ये किन पर लागू थी, तो ये किसानों पर लागू था। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति का गठन किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जालियांवाला बाग कहाँ है, तो अमृतसर में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये सबको पता है कि बिहार के सीवान जिले में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है, तो नवादा जिला में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो जो नेपाल की सीमा है, नेपाल एक देश है और इस नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरी है। जो गठबंधन सरकार बनती है उसमें एक से अधिक दल होते हैं, तो ये किस दल में बनाना संभव है, तो ये बहुदलीय व्यवस्था में बनाना संभव है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो
हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, तो 1975 ईस्वी में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें माना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है, तो आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी को माना जाता है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो 7% क्षेत्र में वन है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो जो मैग्नेटाइट होता है ये लौह युक्त खनिज का उदाहरण होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक जो हेमेटाइट होता है ये भी लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि सबसे घटिया कोयला है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे घटिया यानी सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, तो पीट होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रोसाइड होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन रोपड़ फसल नहीं है। तो जो धान होता है ये रोपड़ फसल नहीं होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बाकी जो रबड़ है, गन्ना है, चाय है, ये रोपड़ फसल है, लेकिन धान ये रोपड़ फसल नहीं है। इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो धान यानी चावल है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चावल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, तो 36.5% कृषि क्षेत्र है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, तो 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिससे आपको पता चलेगा कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा इस क्लास को। यहाँ पे देखिए 51 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत हुई, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत हुई, तो राजस्थान में हुआ। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें से आपको बताना है कि कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो चंडीगढ़ है ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53
53 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है, इसमें से आपको बताना है कि कौन संघ सरकार का उदाहरण है। तो जो अमेरिका है ये संघ सरकार का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए संघ सरकार का उदाहरण यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है। तो संघ सरकार का उदाहरण यहाँ पे अमेरिका भी है, भारत भी है, कनाडा भी है, इनमें से सभी है संघ सरकार का उदाहरण, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो भारत है ये भी राज्यों का संघ है, और जो कनाडा है ये भी राज्यों का संघ है, और जो अमेरिका है ये भी राज्यों का संघ है। तो ये तीनों राज्यों का संघ है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ये प्रश्न हम आपको कई बार बता चुके हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर, कृषि उत्पादनों के मानकीकरण के लिए किस मानक प्रयोग किया जाता है, किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो एक मार्क का किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो जो कृषि क्षेत्र होता है ये प्राथमिक क्षेत्र होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो औद्योगिक क्षेत्र होता है ये द्वितीय क्षेत्र होता है, और जो सेवा क्षेत्र होता है ये तृतीय क्षेत्र होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहां है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहां है। तो राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो मध्य युग में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो ये भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। तो ये कहां पे सर्वाधिक भूस्खलन होता है। तो उत्तराखंड में होता है, और ये सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही क्लास में। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए 61 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का कौन सा भाग सूखा से सर्वाधिक ग्रस्त है। तो जो पूर्वी बिहार है ये सूखा से सर्वाधिक ग्रस्त है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो लेनिन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। तो कौन सबसे लंबा बांध है। तो जो हीराकुंड बांध है ये सबसे लंबा बांध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर है। तो महानदी पर है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है। तो लोहा को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि सर्वोत्तम
सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? इसमें से आपको बताना है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रोसाइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, तो पीट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर, गंडक परियोजना है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना कहाँ है, तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यानी किस राज्य में सबसे अधिक वन है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हरियाणा है इसमें सबसे कम वन है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। यहाँ पे आपको बताना है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये भागलपुर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। इसमें से आपको बताना है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो वर्षा की कमी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कौन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कौन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो जो उत्तरी बिहार है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापार मार्ग था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्राचीन काल था उसमें एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो किस मार्ग से होता था, तो ये हम आपको बता चुके हैं कि रेशम मार्ग से होता था, यानी सिल्क रोड से होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन आंदोलन बंद कर दिया, तो कौन सा आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया, तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान यानी अभी में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितने राज्य हैं, तो अब 28 राज्य बचे हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था, तो ये 2005 में पारित हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 79 नंबर। 79 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 80 नंबर प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारत की लोकतंत्र है इसकी सफलता में क्या बाधा है, तो अशिक्षा है, गरीबी है और बेरोजगारी, ये तीनों हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये था जो पेपर हम सॉल्व किए, 2021 का पेपर था, जो सामाजिक विज्ञान का जो परीक्षा हुआ था पिछले साल, वही पेपर है। तो इस पेपर को सॉल्व करके आपको पता लग गया होगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आते हैं और कैसे कैसे प्रश्नों की आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप 2022 में काफी अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, यानी 480 प्लस, यानी आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो इस आस्क क्लास यूट्यूब चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए। यहाँ पे दिन में 3
क्लास लगातार हो रहा है ताकि आपका काफी अच्छा नंबर आए। तो आप लोग जरूर जुड़िए और हम ऐसे ऐसे आपको प्रश्न बताते हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ता है। और इसमें से जो 1 से लेके 80 प्रश्न आप लोग देखे थे, इसमें 75 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हम बताए थे बिल्कुल वही आया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक कम्युनिटी पोस्ट पे हम यहाँ पे पोस्ट किए थे, उसमें बच्चों का काफी अच्छा नंबर आया था। तो उसमें जाके आप लोग बच्चों का कमेंट पढ़ सकते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ कितना लड़ता है और कितना आता है। तो हम जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम के लिए ही पढ़ाते हैं और एग्जाम में जैसा प्रश्न आता है बिल्कुल हम वही प्रश्न आपको पढ़ाते हैं। तो अगर आपको काफी अच्छा नंबर लाना है तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और जितना हम आपको पढ़ाते हैं उतना बस आप लोग पढ़ते रहिए, उसका आप लोग टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिएगा। और बिल्कुल सभी जगहों से अच्छी पढ़ाई इस चैनल पे होती है। तो आप लोग बिल्कुल इस चैनल से तैयारी कीजिए, आपका काफी अच्छा नंबर आएगा, ये हम गारंटी से कहते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है। तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा अगर आपको साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी जो 2021 में साइंस यानी विज्ञान का परीक्षा हुआ है, अगर उसका भी पेपर का आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर की बोलिएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन करवा देंगे, मैथ का भी करवा देंगे। तो आप लोग बोलिएगा एक बार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।